वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस के बारे में, मतलब साइंस का जो विषय है उसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे पेपर में जो जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ढंग से याद कर लीजिए, ठीक है। तो एक प्रश्न जैसे पूछा जाता है कि ये मान लो प्रतिरोध है, ठीक है, रेसिस्टेंस है R1, R2, R3, ठीक है, और एक ये है R1, R2, R3। तो इसमें देखोगे कि इसके आगे एक जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक ही सिरे से तीनों को जोड़ा जा रहा है, एक इधर से और एक इधर से, तीनों को जोड़ा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है सीरीज में जोड़ना, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ना। इसको कहा जाता है पैरेलल में जोड़ना, यानी पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में इसे जोड़ना कहते हैं, ठीक है। अब जैसे पेपर में प्रश्न आता है कि इसके अंदर जो टोटल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है, उसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके अंदर जो कुल प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर और जोड़ने हो तो डैश डैश, और मान लो इस सीरीज में जोड़ा गया है तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और ये पैरेलल में जोड़ा गया है तो इसको लिखा जाता है RP इक्वल टू 1/R1, तो ये भी 1/, में चला जाएगा, प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, यानी इसको सीरीज में जोड़ना, इसको पैरेलल में जोड़ना। इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो इसके अंदर सब में विद्युत धारा एक समान बहती है, याद रखना है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इस सब में विद्युत धारा एक समान बहती है, और अगर ऐसे जोड़ा जाता है तो इसमें विद्युत धारा एक समान नहीं बहती है, लेकिन इसके अंदर जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेम बहता है, ठीक है। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सब में अलग अलग होता है, यानी विद्युत विभवांतर सब में अलग अलग होता है, इसमें सब में विद्युत विभवांतर सेम होता है। इसका प्रयोग घरों में नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग ना शादी की लड़ियों में किया जाता है। और इसका जो प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है घरों में, ठीक है। एक तो ये हमें याद करना था। इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जाता है, रेसिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वो ओम होता है, ठीक है। फिर एक प्रश्न पेपर में पूछा जाता है बायोलॉजी से, जो बार बार पूछा जाता है कि डुअल ग्लैंड, हमारे शरीर में जो दोहरी ग्रंथि है, डुअल ग्लैंड, वो कौन है। तो हमारे शरीर में दोहरी ग्रंथि का नाम अग्नाशय है, ठीक है। पेनक्रियाज माने अग्नाशय है। अग्नाशय को डुअल ग्लैंड यानी दोहरी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये दो हार्मोन बनाता है एक शरीर के अंदर, यानी एंडोक्रीन ग्लैंड, और ये एक्सोक्रीन ग्लैंड, दोनों है ये। एंडोक्रीन मतलब ये एंडोक्रीन ग्लैंड का भी काम करता है, एक्सोक्रीन ग्लैंड का भी काम करता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि, दोनों का काम करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का जब ये काम करता है, यानी शरीर के अंदर ही हार्मोन बनाता है, इसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन जो होता है पेनक्रियाज बनाता है, और इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में तो फिर डायबिटीज आता है, ठीक है। पेनक्रियाज जो होता है एक पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, जो कि एक एक्सोक्रीन ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। और जो ये हार्मोन बनाता है जिसका नाम है अग्नाशय रस, ये अग्नाशय रस बनाता है पेनक्रियाटिक जूस। उसके अंदर 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज जो होता है ये फैट यानी वसा का पाचन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा जाता है हमारे बायोलॉजी से, एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब हर साल पूछा जाता है। तो एक नाम आता है जैसे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल हार्मोन है, और जो ओस्ट्रोजन होता है या प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों आपका फीमेल हार्मोन है। और ये दोनों हार्मोन कब बनते हैं, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये बनते हैं यौवना आरंभ के समय या युवावस्था में, एडोलसेंस के समय ये हार्मोन बनते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ऑस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। लड़कों के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, यानी द्विलैंगिक लक्षणों का विकास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करते हैं, जिसकी वजह से लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, उनके कंधे का चौड़ा होना, आवाज़ में भारीपन होना, दाढ़ी मूंछ आना, कंधा चौड़ा होना, आवाज़ में तेज, मतलब आवाज़ तेज होना, आवाज़ फटना, ये सब इसी हार्मोन के कारण होता है। फिर हम बता रहे थे डायबिटीज़।
डायबिटीज़ पेपर में आता है किसकी कमी से होता है, तो शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है, तो ये हमारा पेनक्रियाज बनाता है, जो कि एक एंडोक्रिन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है इंसुलिन हार्मोन बनाता है, और इंसुलिन हार्मोन की अगर खून में कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ के रोग को हिंदी में मधुमेह का रोग कहते हैं। इसमें व्यक्ति जहाँ भी मतलब टॉयलेट करता है तो वहाँ पर चींटियाँ आ जाती है, मतलब उनका टॉयलेट थोड़ा सा शुगर की वजह से मीठा हो जाता है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। इसके बारे में आता है कि कैसे बनता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है और कैसे बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना लेकर उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो इसमें से जो जल होता है वो अलग हो जाता है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है CaOCl2, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही विरंजक चूर्ण कहा जाता है या फिर ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो होता है पानी में से रोगाणु को मारने के लिए किया जाता है, पानी में रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। और इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग से सुनने में आ रहा है कि चेहरे पर ब्लीचिंग करवाने में किया जाता है। इसका एक इस्तेमाल और होता है जो कि आपको कमेंट में बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल इसके अलावा और कहाँ किया जाता है, ठीक है। अगला है जैसे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है, इसकी खास बात ये होती है कि वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। पानी में से स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा जो होता है क्या करता है कि कठोर जल के अंदर, कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं, तो उनके साथ जब ये वॉशिंग सोडा क्रिया करता है तो वॉशिंग सोडा उनके साथ स्कम नहीं बनाता है, क्योंकि जो वॉशिंग सोडा होता है वो अमोनियम और सल्फेट के लवण होते हैं। तो ये जो होते हैं इनके साथ कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके स्कम नहीं बनाते हैं, इस वजह से हार्ड हार्ड पानी में भी सफाई करते हैं, ठीक है। फिर एक प्रश्न आता है हमारे पेपर में कि जो कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज यूज इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसीज। विद्युत परिपथों में या विद्युत के प्रयोगों में कॉपर के तार का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि कॉपर का तार विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें कि जो अच्छा चालक होता है। फिर उसके बाद हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि मिट्टी के तेल में कौन सा मेटल को डुबो के रखा जाता है, तो वह है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो सोडियम एक ऐसा धातु है या पोटेशियम ऐसा धातु है जिससे ना केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, बहुत तेज क्रियाशील धातु है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करते ही तुरंत आग पकड़ लेता है, इसीलिए ये आग ना पकड़े, ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसीलिए केरोसिन ऑयल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन उसे मिल नहीं पाता है, इसलिए इसके अंदर सुरक्षित रहता है, ठीक है। फिर है कि जो ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन का एलोट्रोप होता है, कार्बन का अपरूप होता है जो ग्रेफाइट, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका इस्तेमाल कार्बन इलेक्ट्रोड्स में किया जाता है और ड्राई सेल बनाने में किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब बेस एसिड और बेस जब आपस में क्रिया करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बैक्टीरिया से होने वाला एक लैंगिक संचारित रोग का नाम बताइए, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एक नाम बताना है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो एक है आपका सिफिलिस और एक है आपका गोनोरिया। तो सिफिलिस और गोनोरिया जो होते हैं ये आपके बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से फैलते हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि जैसे HIV का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर एड्स का पूरा नाम आ जाता है, तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये भी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि वायरस से फैलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल कौन है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा सेल नर्व सेल है, ठीक है। नर्व सेल जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल है।
नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द बॉडी। अब आपको कमेंट में बताना है कि हमारे शरीर का जो सबसे छोटा सेल है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है हमारे शरीर के सबसे छोटे सेल का, उसका नाम है शायद लिम्फोसाइट। तो आपको चेक करके बताना है कि शरीर का सबसे छोटी कोशिका लिम्फोसाइट है या नहीं, ठीक है। अगला है गैस्ट्रिक जूस इज ए वीक एसिड। अब जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, यानी जठर ग्रंथि होती है, वो जठर रस बनाती है, जिसे इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो ये एक वीक एसिड होता है, इसीलिए हमारे पेट में ये एसिड जो होता है हमें नुकसान नहीं करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में म्यूकस यानी एक श्लेष्मा नामक द्रव पाया जाता है, म्यूकस, वो इसको कंट्रोल करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे पेट में बनता है, उसको बनाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि बनाता है। वो 3 हार्मोन बनाता है। एक तो अभी बताया जैसे कि ये जठर रस बनाता है ना, तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। उसके अंदर एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है श्लेष्मा यानी म्यूकस, और एक होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। ये ध्यान रखना है। अगला है पेट में जब एसिडिटी हो जाता है तो एंटासिड के रूप में क्या खाया जाता है, तो एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाया जाता है, जिसका फॉर्मूला Mg(OH2) होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी, ठीक है। द pH वैल्यू ऑफ सेलिवा आफ्टर मील इज, खाना खाने के बाद जो हमारे मुंह में सलीवा होता है, सलीवा रस, तो उसका pH मान कितना होता है, वो 5.8 होता है, याद रखना है, ठीक है। खाना खाने के बाद हमारे मुंह में जो सलीवरी जूस बनता है, लाला रस बनता है, उसका pH मान क्या है, ये पूछा जाता है पेपर में। तो वो 5.8 है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको और भी चीज़ें जैसे ध्यान रखनी है, जैसे पूछा जाता है हर्बीवोरस, कौन होते हैं हर्बीवोरस, तो वो जो केवल प्लांट को खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। फिर पूछता है कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से पूछा जाता है विबग्योर से संबंधित प्रश्न। तो विबग्योर में जैसे एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होता है तो 7 कलर की पट्टी में बढ़ जाता है। 7 कलर की जो पट्टी पे 7 रंग बनते हैं उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, और 7 कलर में बढ़ जाने को डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपने 7 रंग में बढ़ जाने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फिर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एंगल पे कौन सा रंग बनता है, तो वो है आपका वायलेट यानी नीला रंग। बैगनी रंग सबसे ज़्यादा झुकता है या नीला कह लो, और फिर रेड कलर जो होता है सबसे कम झुकता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। आयनों के आदान प्रदान से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे प्लस आयन होता है, क्लोरीन पे माइनस, ये दोनों आपस में आयनों के एक्सचेंज से बने हैं, तो इसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। पेपर में आता है कि आयनिक कंपाउंड के कोई 3 प्रॉपर्टी बताइए। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये और किसी में घुलनशील नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जल में घुलकर ये करंट को पास करते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये बहुत ही मजबूत आबंध बनाते हैं, ठीक है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, यानी टूटने पे मतलब पीटने पे ये चूर चूर हो जाते हैं, इन्हें ब्रिटल कहते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, यानी का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, ये भी याद रखना है। फिर पेपर में आता है कि जो मरकरी होता है इसके मिश्र धातु का नाम बताना है। तो मरकरी का मिश्र धातु का नाम है अमलगम, मतलब इसके मरकरी के अलॉय का नाम बताना है, वह है अमलगम। और जो सिल्वर होता है इसके ऊपर जो काले रंग की परत चढ़ जाती है वो किसके कारण चढ़ जाती है, ये भी पूछा जाता है। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि जो सिल्वर होता है चांदी, उसके ऊपर जो काली परत किसकी चढ़ती है, ठीक है। फिर एक प्रश्न है यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एक्सर्शन। उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकाल देने को उत्सर्जन कहते हैं।
तो हम मानव शरीर से जो हानिकारक चीज़ों को निकालता है वो किडनी है, और किडनी की एक यूनिट का नाम पूछ लिया जाता है कि किडनी की एक इकाई का क्या नाम है। उसकी इकाई का नाम है नेफ्रॉन, यानी हिंदी में न्यूरॉन है, ठीक है। फिर पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो एक मिरर है, ठीक है, तो एक मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है, तो फोकल लेंथ उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। ये फोकल लेंथ देखो हमने यहाँ पे प्लस का लिया है, ठीक है। और जो बिंब की दूरी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो यू दिया हुआ है -10। तो हम ये लेंस फार्मूला जब लगाएंगे तो हम ना वी निकाल लेंगे। वी होता है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये इमेज की दूरी आ गई, ठीक है। फिर मैग्नीफिकेशन भी निकालने को आता है, तो -v/u में आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पेपर में प्रश्न आता है हर साल कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है क्लोरीन 17 का, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। तो क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 में से एक एक ये शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो बच गए इसके पास 6, इसके पास 6, और इसके यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, तो ये इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं, 8 पूरे हो जाते हैं। इसका बोलता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बताइए, तो अभी मैं जो क्रॉस दिखा रहा था इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो KLMN में 2, 8 और 7 लिख दोगे, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेगा तो ऐसे शो करना है, और इलेक्ट्रॉनिक संरचना बोलेगा तो ऐसे गोला बना के कांटे लगा के दिखाना होता है। इसमें केवल बाहरी सेल के अंदर जो बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही दिखाते हैं। तो देखो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 7 कांटे, यहाँ 7 कांटे। अब आपस में ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं, तो ऐसा बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चित्र आता है कि एक लेंस है, मान लो ये आपका उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें कहता है कि अगर हमने नीचे से काले कपड़े से या काले कागज से इसको ढक दिया है और कोई वस्तु 2f1 पे रखी हुई है, तो क्या इसका इमेज बन पाएगा। तो हाँ बन पाएगा, क्योंकि पहली किरण प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आएगा और वो फोकस से होकर चला जाएगा। और दूसरा है कि इसका जो ऑप्टिक सेंटर है यहाँ से आएगा और यहाँ चला जाएगा, तो ये f2 पे बन जाएगा। तो बस यही पूछा जाता है कि अगर इसके आधे पार्ट को कागज से रख दें तो क्या इमेज बनेगा, तो आप लिखोगे हाँ बनेगा। फिर एक पेपर में जैसे प्रश्न पूछा जाता है प्लेनेरिया के बारे में, प्लेनेरिया कैसे जनन करता है। तो ये आपका रीजनरेशन से जनन करता है, यानी पुनरुद्ध भवन से जनन करता है। फिर यहाँ पे आता है एक डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि जैसे ये बैटरी है और ये बल्ब है, तो बैटरी में जो करंट होता है वो प्लस से ऐसे माइनस की ओर बहता है, तो करंट का जो फ्लो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है वो उल्टा दिशा में होता है, वो माइनस से इधर प्लस की ओर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन में चार्ज। कार्य बटे में आवेश को विद्युत विभवांतर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, और आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न आता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल दो। तो आयनों के आदान प्रदान से जो आबंध बनता है उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट जब आपस में क्रिया करेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। तो जो बेरियम सल्फेट होता है ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, यानी सफ़ेद रंग का छेप होता है जो पानी में नहीं घुलता। फिर आता है पेपर में डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपने 7 रंगों में बट जाने को, वाइट लाइट का अपने 7 रंगों में घटकों में बट जाने को डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं।